बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी मेज़बान शाल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं सब लोग के खान साहब वैसे तो खुद साख्ता कुल्हाड़ियाँ अपने पाँव पर मारते रहते हैं और अपने लिए गड्ढे भी खोदते रहते हैं। इस बार उन्होंने एक ऐसा गड्ढा खोदा है अपने लिए कि जिसमें वो गिरे तो वापस नहीं निकल पाएंगे। खुद ही सबूतों पर दस्तखत करके आए हैं खान साहब। ऐसा क्या उन्होंने किया है, कौन से ऐसे सबूत हैं जिन पर उन्होंने दस्तखत कर दी हैं जिसमें मैं कह रही हूँ कि उनकी बचत अब मुमकिन नहीं रही है, उन्हें अब कोई मुआवजा ही बचा सकता है। तो उसकी तफसीलात ही आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको बताऊं कि 5 मुकदमात जो हैं वो खान साहब के ऊपर चल रहे थे और उन 5 मुकदमात की जीआईटी उनके हवाले से तश्कील दी गई थी। जीआईटी जो थी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने खान साहब पेश हुए और खान साहब ने से जो सवालात किए गए खान साहब उनके जवाबात देते रहे और उसके बाद इसके जो है वो दस्तावेजात जो है वो भी मौजूद हैं बाकायदा। जो तमाम तर कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को दस्तावेजी तौर पर कलमबंद किया गया है और उसके ऊपर खान साहब से बाकायदा दस्तखत लिए गए हैं। अच्छा, वो कौन से ऐसे सबूत हैं वो आपको बताऊंगी। खान साहब ने, अगर आपको याद हो, तो अपने ऊपर हमले होने के बाद कुछ इस तरह की वीडियोस की थी जिसमें उन्होंने अवाम को बताया था कि उनके ऊपर ये हमला करने के जो जिम्मेदारान हैं वो कौन है, कौन प्लान कर रहा था, उनको मरवाने की कोशिश किसकी है और कौन से नाम उसमें शामिल हैं। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर बोला था कि ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। वो कौन कौन से नाम थे और अब खान साहब गिल्टी हैं इस सारे मामले में। उन्होंने कहा कि हाँ, वीडियो क्लिप्स उन्हीं के हैं, लेकिन ना तो उन्हें बाकायदा थ्रेट किया गया, ना उन्हें किसी से मुलाकात उनकी हुई, ना उन्हें किसी ने धमकी दी। तो फिर खान साहब के ऐसे कौन से मुवक्किलात हैं जो खान साहब को इस तरह की खबरें देते रहे कि खान साहब फलां बंदा आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, पहले तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी जिसके ऊपर खान साहब ने दस्तखत किए हैं, जो उन्हें या तो सजाए मौत तक या फिर उम्र कैद तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा जी, पहले आपको बताऊं कि 5 मुकदमात के हवाले से ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। बाकी जो मुकदमात थे उनका सामना खान साहब बाद में करेंगे। ये पहले 5 मुकदमात हैं जिनके ऊपर जीआईटी तश्कील दी गई थी और वो खान साहब जो हैं वो उसमें पेश हुए हैं। उसकी सदारत जो है वो आपको बताऊं कि एडिशनल आईजी पंजाब जुल्फिकार हैदर कर रहे थे, जबकि एक जीआईटी की सदारत जो है वो सीपीओ ऑपरेशन इस्लामाबाद सैयद शहजाद बुखारी कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई ने जो 5 मुकदमात में तफ्तीश भुगती है उसके सवालात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एफआईआर के हवाले से बता दिया गया था जीआईटी को कि कौन कौन सी उनके ऊपर जो एलिगेशन है, उसके हवाले से अफसरान जो हैं उन्होंने जब इनसे इस्तफसार किया कि उनके पास वीडियो क्लिप्स में लगाए गए जो इल्जामात हैं उनका कोई सबूत मौजूद है, जिसके ऊपर खान साहब ये कहते हैं कि उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। चेयरमैन पीटीआई से सवाल किया गया कि क्या जनरल फैसल ने आपको बराह रास्त धमकी दी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई धमकी नहीं दी गई। अच्छा जी, जराए के मुताबिक जब पीटीआई चेयरमैन से पूछा गया कि फिर आपने इल्जामात क्यों लगाए, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था, मेरे पास इसका कोई सबूत या गवाह मौजूद नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये कि हम अगर किसी पर इल्जामात लगाते हैं तो हमारे पास उसकी कोई ना कोई एविडेंस मौजूद होते हैं। हम गवाही के तौर पर किसी को पेश कर सकते हैं कि भाई फलां बंदे के सामने इसने ये प्लानिंग किया या इसने मुझे डायरेक्टली थ्रेटन किया। अगर आपके पास आपको डायरेक्ट भी एक बंदे ने ना मुलाकात हुई ना आपको थ्रेटन किया, तो फिर आप उसके ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उसकी साख को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें बराह रास्त धमकी दी गई है, ना ही उनकी मुलाकात हुई है, उनके पास ऐसे कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। जीआईटी ने फिर से इस्तफसार किया कि फिर आपने डीजीआई का नाम क्यों लिया, क्या आपकी जनरल फैसल से मुलाकात हुई है, जिसके ऊपर खान साहब ने कहा कि मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आप किसको डर्टी हैरी कहते रहे। अच्छा, ये हम सब जानते हैं कि खान साहब बाकायदा नाम लेकर डर्टी हैरी और सब कुछ कहते रहे, लेकिन अब वो इस बात से इनकारी हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया कि डीजीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जनरल फैसल से मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ उनकी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्हीं से इन्होंने अंदाजा लगाया कि वो जो है कल्प्रिट है, या उन्होंने इनके ऊपर अटैक की कोशिश की है या उनको मरवाने की कोशिश की है। जीआईटी से कहा कि अपने तमाम क्लिप्स को मानता हूं, आप अब जाना चाहता हूं। जीआईटी की तमाम कार्रवाई दस्तावेजी तौर पर कलम बंद कर ली गई और खान साहब के दस्तखत भी इसके ऊपर ले लिए गए। सवालात जो है वो बहुत सारे खान साहब से पूछे गए। एक तरफ इमरान खान जो है दस्तखत करके खुद सबूत दे आए हैं जीआईटी को, और दूसरी तरफ ट्विटर पर बार बार मुज़ाकरात और माफी तलाफी की कोशिश की जा रही है खान साहब की जानिब से। खान साहब जो कुछ कह चुके हैं, जो कुछ कर चुके हैं, जो इल्जामात आर्मी पर, डीजीआईएसआई पर या फिर अब तक जो अफसरान पर वो लगाते आए हैं, साबिक आर्मी चीफ पर लगाते आए हैं,
وہ ان سب کی معافی تلافی کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف ان سے بات چیت کریں, ڈی جی آئی ان سے بات چیت کریں, ان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کروایا جائے. اور ایک طرف وہ اس کو مان چکے ہیں کہ جو ویڈیو انہوں نے بنائی, وہ ویڈیو کلپس جو انہوں نے گردش کر رہے ہیں, جس کے اوپر ان کے اوپر تفتیش جس حوالے سے ان سے کی جا رہی ہے, وہ تمام ویڈیو کلپس تو انہی کے ہیں, وہ گفتگو انہوں نے کی ہے, لیکن اس حوالے سے ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. تو میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کارکنان ہیں, جتنے ان کے چیلے ہیں, ان سے کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی چیاؤں میاؤں بہت کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر, لیکن وداؤٹ ایویڈنس کے. آپ ایویڈنس پہ بات کیا کریں, لوگوں کو اب گمراہ کرنا بند کریں. خان صاحب نے پہلے یاد ہوگا سب کو, سائفر معاملے پر بھی ایسے ہی لیٹر لہرا لہرا کر عوام کو پاگل بنایا تھا, اور عوام جو ہے وہ اسی چکر میں پاگل بنتے رہے کہ یہ سائفر جو ہے وہ حقیقت میں ہے. سائفر حقیقت میں تھا یا نہیں, خان صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا. خان صاحب جو ہے وہ بلف مار رہے تھے. خان صاحب صرف عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار وہ ہیں جنہیں سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوا. اچھا, ایک طرف تو آپ معافی تلافی کی کوشش کریں, دوسری طرف جو مدعا ہے سارے کا سارا 9 مئی کا, وہ بھی خان صاحب کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب کی ایک اسٹریٹجی ہے, کامیاب ہو گیا تو میرا, ناکام ہو گیا تو تمہارا. انہوں نے پلان ہی کچھ اس طرح سے ترتیب دیا ہوتا ہے کہ اگر تو وہ کامیاب ہو جائے تو ان کی واہ واہ بن جائے, اور اگر وہ ناکام ہو جائے تو وہ دوسروں پر ڈال دیا جائے. اچھا, اس میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں. خان صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جب وہ حکومت میں تھے اس وقت کی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اس وقت آرمی چیف سے ملاقات کرنا چاہتی ہے, یا آرمی چیف سے بعض جو بھی ملاقات کر کے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا کیا کام ہے آرمی چیف سے میل ملاقات کرنے کا. بالکل بجا فرمایا تھا خان صاحب آپ نے. اب آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ سے آرمی چیف یا ڈی جی آئی یا کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرے, یا آپ سے جو تمام نیگوسیشن وہ آپ کے ساتھ کرے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں؟ اب آپ کہتے ہیں حکومت اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے, آپ آرمی چیف کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, اور آپ یہ شکوہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آرمی چیف سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں, تمام معاملات سلجھانا چاہتے ہیں, لیکن آرمی چیف آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. آپ نے ان کے بارے میں کچھ غلط بھی نہیں کہا, لیکن پھر بھی وہ آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ ایک الگ مدعا ہے. لیکن میں آپ کو آپ کے قول و فعل میں تضاد دکھاتی ہوں کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کے الفاظ کیا تھے, اور جب آپ حکومت سے اترے تو آپ کے الفاظ کیا ہیں. آپ حکومت سے کس طرح سے اترے, یہ ایک الگ معاملہ ہے. کبھی امریکہ کی سازش نظر آتی ہے, کبھی باجوہ صاحب کی سازش نظر آتی ہے آپ کو, کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکی فنڈنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس تو کوئی کسی بات کے بھی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے, لیکن آپ بلف بڑے بڑے مارتے ہیں. آپ کہتے ہیں لگ گیا تو تکا ٹھیک ہے, نہیں لگا تو نہ صحیح. اور جو آپ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ذمہ دار جن کو ٹھہرا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو اس کا فائدہ ہوا, تو خان صاحب اس کا فائدہ سب سے زیادہ آپ ہی کو ہونے والا تھا, لیکن ہو نہیں پایا. وہ میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے. خان صاحب یہ چاہتے تھے, انہوں نے عوام کو مشتعل کیا, بہت ساری ویڈیوز اس بات کا ثبوت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اس بات کا ثبوت ہے, جن کی کالز ہیں, جن کی باقاعدہ ویڈیوز کلپس موجود ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اکسایا اور وہاں تک لے کر گئے. اور کچھ لوگوں نے تو اعتراف بھی کیا, اور باقاعدہ اعتراف کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا. خان صاحب کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ پولیس والے کتنے 1700-1800 پولیس والے ہیں, اور 22 کروڑ عوام ہے, اور 22 کروڑ عوام نے اس جو خوف کا بت ہے اس کو توڑنا ہے, مقابلہ کرنا ہے ان کا. اگر میں اندر بھی ہو جاؤں تو تم لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے. تو آپ تو خان صاحب خود اکساتے رہے, اور ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ کی, آپ کے کارکنان کی, آپ کے رہنماؤں کی. خیر, آتے ہیں فائدے کے اوپر. فائدہ کس کو ہونے والا تھا؟ تو خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ جب آرمی کی املاک پر حملہ کیا جائے گا تو جواباً آرمی فائرنگ کھول دے گی, اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان مارے جائیں گے, جس کے بعد ہوگا کیا, خان صاحب مظلوم بن کر لاشوں کے اوپر سیاست کریں گے اور ایک بار پھر اپنا جھنڈا بلند کریں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں. آرمی نے جو ان کی تمام تر تقریب کاری تھی, جو ان کی پلاننگ تھی, اس کے اوپر پانی پھیر دیا, اور ایسا نہیں ہوا. جو کچھ بھی ہوتا رہا, اب ٹرائل چل رہا ان لوگوں کا, یا ان لوگوں کو پکڑ دکڑ ان کی شروع ہو گئی ہے, ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں, یہ الگ معاملہ ہے. لیکن اس وقت آرمی اگر اٹیک کرتی, آپ مجھے بتائیے کتنا نقصان ہوتا. آرمی نے اٹیک نہیں کیا, آرمی نے جوابی کارروائی نہیں کی. آرمی نے اس وقت ان کو جو کچھ یہ کرنا چاہتے تھے, آرمی نے ان کو کرنے کا موقع دیا. اس کے بعد آرمی اپنا جو طریقہ کار ہے, پروسیڈنگ ہے, اس کے مطابق چل رہی ہے. آرمی اب اگر پکڑ دکڑ کر رہی ہے, یا آرمی یا پولیس اب
जो कार्रवाई है वो इनके अगेंस्ट, उन लोगों के अगेंस्ट करना चाहती है जिन्होंने ये तमाम काम किए, तो मेरे ख्याल में आर्मी या पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस या किसी भी सूबे की पुलिस इस वक्त राइट पर है। और जो कुछ हुआ था, अगर उस दिन फायरिंग होती, वो लोग मर जाते, वो जो कारकुनान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, जाहिर है वही तोड़-फोड़ कर रहे थे, अगर उनमें से मर जाते, 10-12 की लाशें पड़ी होती, 20-25 की लाशें पड़ी होती, तो खान साहब के लिए बड़ा आसान होता हमदर्दियां समेटना और उनकी लाशों के ऊपर सियासत करना, जो कि खान साहब हमेशा से करते आए हैं। आप लोगों को याद होगा ज़िले इलाही का जो मर्डर हुआ, ज़िले इलाही को किसकी गाड़ी में डालकर वहां तक पहुंचाया गया, ज़िले इलाही किसका निशाना बना, ज़िले इलाही को किसने मारा, लेकिन खान साहब जो है वहां पर भी अच्छे बन गए। खान साहब ने कहा कि वो तो मेरा कारकुनान था, उसको तो जो हुकूमत है उसने मार दिया, पुलिस ने मार दिया, आपने उल्टा इन पर डाल दिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता ना, इस बार हमला नहीं किया गया, इस बार जवाबी वार नहीं किया गया। तो जो खान साहब कहते हैं ना कि ये एक सोची समझी तरकीब थी, सोची समझी प्लानिंग थी, और इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचा, तो खान साहब इससे फायदा तो आप ही को पहुंचने वाला था, लेकिन आपको फायदा पहुंचा नहीं और किसी को भी फायदा नहीं इससे पहुंचा, उल्टा रियासत को नुकसान पहुंचा, रियासत की साख को नुकसान पहुंचा कि इदारे इतने कमजोर हैं कि कोई भी उन पर हमला कर दे, कल के बच्चे आकर इदारों पर हमला कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। मैं यकीन मानिए, जब मैंने बहुत सारी वीडियोस उस वक्त भी मेरे नज़रों से गुजर रही थी, मैं उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरी नज़रों से गुजर रही थी, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही थी, और पाकिस्तान में उस वक्त सोशल मीडिया बैन था, लेकिन बाहर दूसरे कंट्रीज़ में सोशल मीडिया बैन नहीं था, और बहुत कुछ जो है वो वहाँ का मीडिया दिखा रहा था कि किस तरह से पाकिस्तान के हालात हुए हैं। तो जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा था, आप यकीन मानिए, जिस तरह से शहीदों के पुतले जो है उनको जलाया जा रहा था या उनको तोड़ा जा रहा था, उनकी जो खड़े किए गए थे, डम्मीज उनकी खड़ी की, तो उनको तोड़ फोड़ का शिकार किया जा रहा था, झंडे जलाए जा रहे थे, और जिस तरह से उस वक्त नुकसान पहुंचाया जा रहा था ना, तो दिल रो रहा था कि हमने बचपन से आर्मी को प्यार करना हमें सिखाया गया, हमारे खून के अंदर अपनी आर्मी से, अपने इदारों से मोहब्बत जो है वो भरी गई है। हम तो छोटे होते नगमे गाते हुए बड़े हुए हैं, अपने मुल्क व कौम की सलामती के लिए, इन जवानों के लिए नगमे सुनते और गाते हुए बड़े हुए हैं। हमारे तो स्कूलों में 14 अगस्त हो गया, 23 मार्च हो गया, इस तरह के इवेंट्स मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं, याद है आपको? ये यादें ताज़ा करने के लिए मनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, खान साहब क्या कर रहे थे, खान साहब क्या करवा रहे थे, और आज खान साहब जो है वो ये रोना रो रहे हैं कि किसको फायदा पहुंचा। अच्छा, खान साहब जो है वो और भी बहुत रोने आजकल रो रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसके हवाले से भी बात करूंगी। इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगी खान साहब के और कौन से रोने हैं, खान साहब की कौन सी बहन है जिसके बेटे के ऊपर FIRs काटी जा रही हैं, उसको जो है वो घर से उठाया जा रहा है, और उनका वो बेटा, उनकी बहन कौन सी और कौन सी बहन का बेटा, और उस बेटे का नाम क्या है और उस बेटे के कारनामे क्या हैं, इसके हवाले से भी नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको जरूर अपडेट करूंगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।